Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Very good evening. Very good evening. Radhe Radhe. Good evening. Good evening. Good evening. तो डायनेमिक्स के अंदर अगले सेशन, लास्ट सेशन, ये लास्ट रहेगा इसका ये सेशन। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। इसमें कुछ बच्चे कुछ सवाल है, उन्हें और कर लेते हैं आज। लास्ट तक हमने 76 तक कर लिए थे, अब हम 77 पे आते हैं। 77 है, यदि किसी प्रक्षेप का अधिकतम क्षैतिज परास, बिल्कुल मां सरस्वती हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, यदि किसी प्रक्षेप का अधिकतम क्षैतिज परास, अधिकतम क्षैतिज परास, अधिकतम क्षैतिज परास, क्षैतिज परास अधिकतम कब होता है? क्षैतिज परास अधिकतम कब होता है? अधिकतम तब होता है, इसका मतलब कोण 45 लिया गया, क्योंकि क्षैतिज परास को अधिकतम करने के लिए कोण को 45 डिग्री पे रखना पड़ेगा। इसका मतलब है अल्फा 45 है, अल्फा 45 है। क्षैतिज परास को अधिकतम रखना है, क्षैतिज परास को अधिकतम रखना है, वो केवल तब संभव होता है जब कोण 45 का हो। तो अल्फा बराबर 45 डिग्री हो गया, तो अल्फा का मान 45 आ गया। क्षैतिज परास आर जो होती है, क्षैतिज परास होती है, अधिकतम नहीं होती है। अधिकतम के लिए तो आपको अल्फा का मान 45 लेना होता है, तब जाके अधिकतम होती है। ये होती है ना। आर को मैक्सिमम करना है तो अल्फा बराबर लेना होगा 45 डिग्री पर आर अधिकतम होता है। आर अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। आर अधिकतम होता है। अल्फा का मान 45 डिग्री रखने पर हमारे पास आ जाएगा आर बराबर यू स्क्वायर बटा जी, क्योंकि ये 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 हो गया, तो ये हमारे पास अधिकतम आर का मान आ गया। आर का अधिकतम मान आ गया, आर का अधिकतम मान आर ही दिया, तो ये बराबर में आर हो गया। अब पूछ रहा है कि महत्तम ऊंचाई जो है वो ज्ञात कीजिए, और महत्तम ऊंचाई एच बराबर होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटा 2g बटा 2g। अल्फा का मान हमारे पास है 45, अल्फा 45 रख दो, 1/2, और यू स्क्वायर जी की जगह आर आ गया, यू स्क्वायर बटा जी का मान आर आ गया, अल्फा का मान 45 आ गया, साइन स्क्वायर 45, 1/2 आर साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो एच बराबर आपके पास आ गया 1/4 आर। एच बराबर 1/4 आर। तो महत्तम ऊंचाई r/4 है। देखो महत्तम ऊंचाई, इसको अलग से ऊंचाई को, महत्तम ऊंचाई का मतलब हो गया पूरी ऊंचाई h, इसमें कोई कोण की बात नहीं होती। लेकिन क्षैतिज परास के साथ अगर अधिकतम लगा हुआ है, क्षैतिज परास के साथ अगर अधिकतम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है 45 डिग्री पे फेंका गया है, 45 डिग्री पे फेंका गया है, क्योंकि जो परास होती है, क्षैतिज परास होती है, वो अधिकतम तब होती है जब वो 45 डिग्री का कोण पे फेंका जाए। तो इसका मतलब है कोण 45 डिग्री है। जब भी कहे अधिकतम क्षैतिज परास, ऊंचाई के साथ तो महत्तम आता ही आता है, जो कैपिटल एच होता है उसके साथ महत्तम शामिल ही होता है। तो महत्तम ऊंचाई यानी कैपिटल एच, इसका नाम है महत्तम ऊंचाई, इसका नाम है परास, इसका नाम है अधिकतम परास। तीनों में डिफरेंस कर लेना। इसका नाम है अधिकतम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई, है ना। इसके अंदर ही महत्तम शामिल है,
कोई कोण वोण की जरूरत नहीं है, ये महत्तम है अपने आप में, इसी के अंदर आ गया सब, ये महत्तम ऊंचाई है। परास के केस में ध्यान रखना है, ये है परास और ये है अधिकतम परास 45 डिग्री पर, बस यहां पे ध्यान रखना। ऊंचाई तो अधिकतम ही है ना, ऊंचाई तो अधिकतम ही है। अगला क्वेश्चन, एक किसी समय पर एक प्रक्षेप की गति की दिशा में क्षैतिज कोण अल्फा पे एक को फेंका गया, टी सेकंड पश्चात वह क्षैतिज से बीटा कोण बनाता है, तो बताओ कि क्षैतिज घटक कितना है, क्षैतिज घटक कितना है, क्षैतिज घटक कितना है। हाँ, हाइट हमेशा मैक्स होती है, हाइट हमेशा मैक्स होती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हाइट हमेशा मैक्स होती है, उसके लिए किसी कोण की स्पेशल कोण की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही मैक्सिमम होती है। अच्छा, क्वेश्चन में कहा गया एक समय पर एक प्रक्षेप गति की दिशा क्षैतिज से अल्फा कोण बनाती है, मान लीजिए फेंकते टाइम वो अल्फा कोण बना रही है, फिर टी सेकंड बाद जब देखा तो पता चला कि अब कोण बीटा हो गया, पहले अल्फा कोण था, जब फेंका था मान लीजिए अल्फा कोण था, टी समय बाद कोण बीटा हो जाता है, तो बताओ क्षैतिज घटक कितना है। एक प्रक्षेप गति की एक खास बात और होती है कि इसका क्षैतिज घटक कभी नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता, क्षैतिज घटक कभी नहीं बदलता, क्षैतिज घटक कभी नहीं बदलता, ऊर्ध्वाधर घटक लगातार बदलता रहता है। प्रक्षेप गति के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ऊर्ध्वाधर घटक, ध्यान से समझिएगा बात को ध्यान से समझिएगा। जो क्षैतिज घटक होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, ऊर्ध्वाधर घटक चेंज होता रहता है। तो जो आप क्षैतिज गति में देखते हैं, जब किसी कण को फेंका जाता है, किसी पत्थर को फेंका जाता है, तो उसकी पूरी गति के दौरान उसका ऊर्ध्वाधर घटक चेंज हो जाता है, पूरी गति के दौरान ऊर्ध्वाधर घटक लगातार चेंज होता रहता है, लेकिन क्षैतिज घटक चेंज नहीं होता। क्षैतिज घटक क्यों चेंज नहीं होता? क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी काम नहीं करती, ग्रेविटी काम करती है ऊर्ध्वाधर घटक के ऊपर, यहां पे पूरी गति ग्रेविटी के अंतर्गत हो रही है और ग्रेविटी सिर्फ इफेक्ट डालेगी ऊर्ध्वाधर घटक पे, तो ऊर्ध्वाधर घटक को वो लगातार इफेक्ट करती रहती है, उसको कम 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 करते जीरो कर देती है और फिर नीचे खींच लेती है। तो ये जो आपका ऊर्ध्वाधर घटक है वो धीरे 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 करता करता यहाँ पे जीरो हो गया और यहां से आके आगे वापस मैक्सिमम हो गया। पहले पहले घटा 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 करते 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 जीरो हो गया, मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो गया और फिर वापस बढ़ते 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 अधिकतम हो गया। ये कौन कौन घट बढ़ रहा है? ये घट बढ़ रहा है आपका ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक पूरी गति के दौरान अपरिवर्तित था। क्यों अपरिवर्तित था? क्योंकि क्षैतिज घटक पे ग्रेविटी काम नहीं करती। क्षैतिज घटक का ग्रेविटी से क्या लेना देना? अगर कोई चीज जमीन पे चल रही हो उसका ग्रेविटी से क्या लेना देना? ग्रेविटी का काम शुरू होता है जब कोई चीज ऊपर जाती है, जब कोई चीज ऊपर जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। गुरुत्वीय त्वरण की दिशा ये है, तो इस दिशा में जब कुछ भी होता है या किसी वेग का इधर वाला जो घटक है इस घटक को ये प्रभावित करती है, सिर्फ इस घटक को प्रभावित करती है और बाकी इससे फिर क्या होगा? फिर आप कहे तो कोण तो चेंज हो रहा है, कोण बिल्कुल चेंज हो रहा है, कोण लगातार चेंज हो रहा है, कोण लगातार चेंज होगा। जब आप फेंकेंगे तो वो अल्फा कोण पे जाएगा, जब आप फेंकेंगे उस समय ये अल्फा कोण ले लो और u वेग है, इस समय पे कोण अल्फा है, ठीक है। आपका क्षैतिज घटक हो गया इस केस में यहां पे u cos अल्फा और ये हो गया आपका u sin अल्फा, हो गया। कुछ समय बाद में मान लीजिए कुछ समय बाद में कण यहां पहुंच जाता है, गति करता करता यहां पहुंच गया,
अब यहां पहुंचने के बाद अब इसका वेग यहां मान लेते हैं v हो गया, यहां इसका वेग v हो गया और कोण जो है वो बीटा हो गया। तो क्षैतिज घटक हो गया v cos बीटा, ऊर्ध्वाधर घटक हो गया v sin बीटा। लेकिन कमाल की बात, ये दोनों अभी बराबर है, u cos अल्फा बराबर है v cos बीटा। कोण अल्फा का मान चेंज हुआ, ये दोनों अपने आप को एडजस्ट करके परिणामी मान बराबर रहेगा। मान लीजिए ये 5 है तो अभी भी ये 5 है, अगर ये 5 है तो अभी भी ये 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। हाँ, ये हो सकता है कि ये बढ़ गया हो, वो घट गया हो। हम क्षैतिज घटक की बात करें, क्षैतिज घटक में दोनों आते हैं, दोनों मिला के क्षैतिज घटक है। तो कुछ बढ़ गया हो, ये घट गया हो, ये कम हो गया हो, ये जाने इनका काम जाने, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, टोटल बराबर रहेगा। यानी जब आप ओ पॉइंट पे थे और जब आप पी पॉइंट पर है, दोनों ही केस में आपका u cos अल्फा, यहाँ पे क्षैतिज घटक u cos अल्फा था, यहाँ पे क्षैतिज घटक v cos बीटा है, तो ये दोनों बराबर रहेंगे, ये दोनों बराबर रहेंगे, पहले भी लास्ट में भी, वो अपरिवर्तित रहता है। अच्छा, कमाल की बात और देखो, सबसे सुंदर बात तो आपको मिलेगी एकदम टॉप के ऊपर, एकदम यहां पे पहुंच गए, आप यहां पहुंच गए। अब यहां पहुंचते ही क्या हुआ, ऊर्ध्वाधर घटक खत्म हो गया, सारा ऊर्ध्वाधर घटक खत्म हो गया, पूरा ऊर्ध्वाधर घटक गया। अब क्या बचा, सिर्फ क्षैतिज घटक। यानी इस पॉइंट के ऊपर जब आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएंगे तो आपका परिणामी वेग ऊर्ध्वाधर घटक के क्षैतिज घटक के बराबर होगा। इस केस में यहां पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम मैं आर रख लेता हूं, इस पॉइंट पे ऊर्ध्वाधर घटक 0 है, क्योंकि अब वस्तु और ऊपर नहीं जा रही, इसका मतलब है ऊर्ध्वाधर घटक इस पॉइंट पर आते ही 0 हो गया। और क्षैतिज घटक तो मैं बता ही चुका, वो तो जितना था उतना ही बना रहेगा। और इस पॉइंट के ऊपर आपका जो परिणामी वेग होगा वो कुछ और नहीं, क्षैतिज घटक के बराबर होगा। इस पॉइंट पर जब कहे कि एकदम मैक्सिमम पे है, जो पत्थर आपने प्रोजेक्टाइल में फेंका है वो मैक्सिमम ऊंचाई पे खड़ा है, जिस समय वो मैक्सिमम, क्योंकि देखिए वेग जो है ना वो दोनों घटकों से मिलके बनता है, वेग जो है वो अकेला नहीं है, वेग दोनों घटक, एक्स घटक और वाई घटक, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो अगर वी एक्स तो चेंज नहीं हो रहा लेकिन वी वाई तो चेंज हो रहा है ना, तो वी वाई के चेंज होने से वेग तो चेंज होगा। अगर ये कम ज्यादा होता है तो वेग भी चेंज होगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल में वेग चेंज होता है, तो बिल्कुल चेंज होता है वेग। लेकिन वेग भी याद रखो दो चीजों से बना हुआ है, इन दो में से ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज हो रहा है, और इसके चेंज होने से ये तो चेंज हो ही गया, तो वेग बदलता है। तो वेग यहाँ बदल किसकी वजह से रहा है, यहाँ वेग किसकी वजह से बदल रहा है, उसकी वजह से। क्लियर हुआ, आई बात समझ में, बात समझ में आ गई। तो ये स्थिति को याद रखिएगा, यहां पे याद रखिएगा आपका टोटल फिक्स, आपका क्षैतिज घटक पूरी गति के दौरान स्थिर रहता है, पूरी गति के दौरान स्थिर रहता है। आप कहीं और पॉइंट पे आ जाओ, यहां आ गए, यहां आने के बाद ये रहा आपका क्षैतिज घटक, ये रहा ऊर्ध्वाधर घटक, अभी भी क्षैतिज घटक वही है। कोण बदल गए होंगे, मैं कोण मना नहीं कर रहा हूं, मैं वेग मना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वेग बदल गया होगा, कोण बदल गया होगा, लेकिन वो जो v cos बीटा, इन दोनों के आपस में गुणा जो है ना वो अभी भी उतनी ही आ रही होगी। यहाँ इस केस में जैसे u अल्फा दोनों चेंज हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद कोण कुछ बन जाएगा, वेग कुछ हो जाएगा, लेकिन ये जो घटक है ना, टोटल घटक कौन, वेग इंटू कोस उसके कोण का मान, ये जो पूरा मान है ये फिक्स बना रहेगा, अपने आप को कम ज्यादा करे ये जाने इनका काम जाने, टोटल फिक्स बना रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो अब यहाँ पे आ गए आप, यहाँ पे आने के बाद में आपका कोण जो है वो गामा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे वेग मान लीजिए v हो गया, या v डैश नाम दे देता हूँ, तो अभी भी v डैश कॉस गामा, v डैश कॉस गामा उतना ही होगा जितना v कॉस बीटा था, जितना u कॉस अल्फा था। कोण मोण चेंज होते रहेंगे लेकिन वैल्यू बनी रहेगी, तो ये आपका फिक्स रहेगा। हाँ,
आप देखिए पहली बात समझिए कि आप कॉस रट नहीं रहे हैं, हम कोई ऐसे नहीं है कि रट के बैठे हैं कि याद कर लो फटाफट, नीचे वाले को कॉस ही रखना है, ऊपर वाले को साइन रखना है। लॉजिक है इनके पीछे लॉजिक है। ऐसे नहीं है कि चलो आज याद कर लो, नीचे वाले कॉस रहेंगे, ऊपर वाले नहीं। मैंने बताया था कॉस वो नहीं है जो नीचे वाला है, और ना कॉस वो है जो ऊपर वाला है। कॉस वो नहीं है जो नीचे वाला है या ऊपर वाला है, वो डिपेंड करता है आप कौन कौन सा ले रहे हैं। आप कौन कौन सा ले रहे हैं, घटक करवाए थे हमने। अब इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर मैंने पढ़ाया था और घटक बताए थे आप लोगों को कि घटक कैसे बनते हैं। अगर आपका परिणामी वेग ये है, या कोई भी परिणामी है, वेग क्यों, कोई भी सदिश है, और ये परिणामी सदिश है, ये आर सदिश है, और इसका कोण जो है वो आप इस दिशा के साथ ले रहे हैं, ये कोण ले रहे हैं थीटा। ये कोण अगर आप थीटा ले रहे हैं तो ये घटक हो गए इसके। इसको त्रिभुज का निर्माण कर लो, ये त्रिभुज का निर्माण हो गया। इस बिंदु का नाम P रख लो, ए बी सी रख लेते हैं। इसका नाम ए, इसका नाम बी, और इसका नाम सी। और बाद में ये हमारा हो जाएगा त्रिकोणमिति की सहायता से। इसकी लंबाई आर है, इसकी लंबाई आर है, तो ये होगी आर कॉस थीटा, है ना। ये कौन है, आधार। ये आपका आधार हुआ, ये आपका लंब हुआ, और ये आपका कर्ण हुआ। तो आधार बटा कर्ण बराबर कॉस थीटा, तो आधार बराबर कर्ण इंटू कॉस थीटा। लंब हो जाएगा आपका आर साइन थीटा। तो ये इसलिए आर कॉस थीटा आर साइन थीटा होते हैं जहां भी कोण बनता है। कोण अभी यहां बना है, इसलिए जिसके साथ कोण बनता है वो कॉस होता है, दूसरे वाला अपने आप ही साइन हो जाता है। क्यों हो जाता है, ऐसे नहीं है कि यूं ही बस मन में आ गया, यूं ही बनाने। कहीं लिखा हुआ है कि भैया हमेशा नीचे वाले को कॉस ले लो, ऊपर वाले को साइन ले लो। और कॉस साइन ही क्यों लें, टेन कोट और सारे भी तो बैठे थे। कॉस को हमने क्यों चुना, क्यों हमने साइन को चुना, क्यों हमने, हर चीज जब आप मैथ में पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज यूं ही नहीं चिपका दी गई बस पसंद आ गया चलो आज से कॉस ही लो। एक भी चीज मैथ्स के अंदर ऐसी नहीं है जो यूं ही चिपका दी कि बस रट लेना, ऐसे ही होता है। नहीं, कारण है, पूरा कारण है, और लॉजिकली कारण है, एकदम 100% कारण है। अगर एक डॉट भी लगा ना गणित के अंदर, एक डॉट भी लगा है, हो सकता है मुझे नहीं पता हो, ये हो सकता है, लेकिन अगर एक सिंगल डॉट भी मैथ्स में लगा है तो जरूर पूरा भयंकर कारण रहा होगा, 100% सही कारण रहा होगा, तभी एक डॉट लगता है। एक डॉट, मामूली सा डॉट भी है ना गणित में, यूं नहीं लगता कि लगा दिया चलो कोई बात नहीं गलती से लग गया होगा, गणित में नहीं लग सकता। गणित में हर चीज पूरे कारण के साथ आती है ना। इस बात का हमेशा याद रखना, ऐसे मत रट लेना कि ये वाला घटक कॉस ही होता है वो साइन होता है ना, ऐसे नहीं होता। कारण है इसलिए होता है, वरना और भी खाली थे। तो ये हमारा हो गया घटकों का विज्ञान, ठीक है। इस पे अब सवाल को लेते हैं। ये चल रहा था, ये आ जाओ। जब फेंका गया है ना, तो हर चीज को, हाँ आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, ये खुशी मनाइए इस बात को लेके कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, बड़ा शानदार चीज है ये। आप जैसे जैसे आप धीरे धीरे इसके अंदर इन्वॉल्व होते जाएंगे ना मैथ में, आप सबसे सुंदर चीज ये देखेंगे कि यहाँ पे हर चीज पे आप सवाल उठा सकते हैं, हर चीज पे सवाल उठा सकते हैं। और ये एकमात्र जो स्ट्रीम है वो ऐसी है जिसमें सवालों की कीमत उत्तर से ज्यादा है, एकमात्र, है ना। वैसे विज्ञान में ऐसा किया जाता है, होता है, लेकिन गणित के अंदर हमने हमेशा सवालों को ज्यादा तवज्जो दी है बजाय आंसर के। हमने सवालों को आगे रखा है हमेशा। हमेशा जो सवाल थे, सही सवाल जो थे, उनको ज्यादा बड़ी जगह दी गई है, बजाय हम हमेशा उसको ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं जो अच्छे सवाल पूछ सकता है। हम उसको कम इंटेलिजेंट मानते हैं जो आंसर दे सकता है, क्योंकि आंसर दे सकता है मतलब वो एक वही देगा ना जो पहले से उपलब्ध है, उसी में से तो कुछ निकाल के लाएगा। लेकिन जब सवाल पूछेगा तो वो परिसीमाओं के बाहर जाएगा। सवाल पूछेगा और अच्छा सवाल पूछेगा तो वो परिसीमाओं के बाहर जाएगा, और जब वो खुद परिसीमाओं से बाहर लांग रहा है तो वो गणित को भी परिसीमाओं से बाहर लेके जाएगा। तो हमारे यहाँ इस नियम में सही सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। अगर आप सवाल पूछते हैं तो ज्यादा बेहतर है बजाय उत्तर के।
उत्तर तो आते रहेंगे, आते ही रहे हैं, लेकिन सवाल मिल गया तो हमें दिशा मिल गई। अब हमें काम किधर करना है, हमें क्या ढूंढना है, हमें क्या पूरा करना है, क्या अधूरा है, हमें दिशा मिलती है, सवाल हमें दिशा देते हैं। तो इसीलिए गणित में कुछ भी पूछो आप, कुछ भी पूछो, हर चीज का कारण है। हो सकता है आज हमें नहीं पता हो, धीरे धीरे ढूंढेंगे। पूरी कम्युनिटी जो मैथ्स की है वो ढूंढने में लग जाती है। पूरी कम्युनिटी जो है, हमने देखो 300 साल लगाए हैं। कई प्रॉब्लम्स ऐसी है जिनको 350 साल बाद में सॉल्व की है। 350 साल बाद में फर्मेट के लास्ट थ्योरम को उठा लो, फर्मेट की लास्ट थ्योरम 350 साल बाद सॉल्व हुई है। 350 साल बाद में हमने फर्मेट की लास्ट थ्योरम को किया है। और पता है क्या हुआ, हम खुश किस बात के लिए 350 साल लगाने, क्योंकि उसको सॉल्व करने के दौरान हमने हमारी गणित को इतना एडवांस किया, इतना एडवांस किया, जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और उसके साथ हमारी गणित का एडवांसमेंट भी हो गया, हमारी गणित बढ़ भी गई, हमारी गणित अब और बड़ी होगी, और विस्तृत होगी। तो गणित इसीलिए ढूंढती है, गणित प्रॉब्लम्स को ढूंढती है, क्वेश्चंस को ढूंढती है, ताकि हम उस पर काम कर सके। अब हमें किस दिशा में काम करना है वो पता लगता है, और फिर गणित एडवांस होती है। और जितनी एडवांस होती है उतना ज्यादा फिर हम और चीजें कर सकते हैं। आप किसी भी और स्ट्रीम में जाके देखिए, आप सवाल पूछेंगे तो जानलेवा हो सकता है। बाकी कहीं भी अगर आप और जगह जाएं और सवाल पूछें और एक दो सवाल ज्यादा पूछ लें, तो है ना, फिर आप समझ सकते हैं कि क्या होता होगा। कोई प्रॉब्लम हमेशा, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, गणित के लिए वो बेस्ट है, हमारे लिए सबसे बेस्ट है। और हम प्रॉब्लम, अच्छा, एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं, 3 प्रॉब्लम और खड़ी कर देते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए आज देखो, आज गणित इतनी एडवांस हो गई है। सोच के देखो, आज गणित इतनी एडवांस हुई है, आपके सामने जो भी चीजें नजर आ रही है, आज आप इंटरनेट का यूज कर पा रहे हैं, आज आप मोबाइल फोन का यूज कर पा रहे हैं, आज आप टेलीकम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, आज आप सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहा है, आज आप चंद्रमा पे जा रहे हैं, सब किसकी वजह से हो रहा है? ये उस बेस की वजह से हो रहा है जो इतना एडवांस हुआ है। और वो एडवांस हुआ किससे? सवालों से। सवाल आए, कोई ने सवाल उठाए, किसी ने सवाल के उत्तर ढूंढे, और ये प्रोसेस चलता रहा, और हम इतने एडवांस हो गए। बाकी कोई ब्रांच, मैथ से पहले भी बहुत सी ब्रांचें हुआ करती थी, लेकिन क्या कोई ब्रांच इतना डेवलप कर पाई अपने आप को? नहीं, क्योंकि किसी ने भी अपने सवालों को इज्जत नहीं दी, किसी ने भी अपने सवालों को ज्यादा इज्जत नहीं दी। गणित वो विषय था जिसने सवालों को ज्यादा इज्जत दी, कि सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नतीजा आपके सामने, एडवांसमेंट आपके सामने, डेवलपमेंट आपके सामने। तो आ जाओ, अल्फा कोण बनाती है टी सेकंड पश्चात, वह क्षैतिज से बीटा कोण बनाती है, ठीक है, टी समय बाद में। अब टी समय बाद जो कोण होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास है। टी समय बाद कोण, टेन थीटा बराबर होता है यू साइन अल्फा माइनस जी टी यू साइन अल्फा टेन थीटा बराबर यू साइन अल्फा माइनस जी टी बटा यू कॉस बीटा। थीटा का मान हमें बीटा के बराबर दिया, थीटा का मान बीटा के बराबर दिया, तो ये हो गया आपका टेन बीटा यू साइन अल्फा बटा यू कॉस बीटा। ये आपका क्षैतिज घटक हो गया, यही तो है क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक है ना ये। बस ये निकालना है, अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो, अलग अलग करने पर यू यू कट गया, ये टेन, अरे बीटा थोड़ी है, अल्फा है, सॉरी। अलग अलग कर दो, यू से यू कट गया, टेन अल्फा जी टी बटा यू कॉस अल्फा। इसको इधर ले और इसको इधर ले आओ, बराबर टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, वज्र गुणा कर दो, यू कॉस अल्फा को इधर ले जाओ, इसको यहां बट्टे में ले आओ, जी टी बटा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा,
बराबर यू कॉस अल्फा, और यू कॉस अल्फा कौन है? क्षैतिज घटक, तो ये आपका क्षैतिज घटक हो गया। सी आपका आंसर आ गया। बीटा है जिस थोड़े से समय बाद में, थोड़े समय बाद, जब कण टी समय बाद, ये तो हुआ जहां से गति शुरू की अल्फा कोण वाली, उसके बाद टी समय बाद कण जहां भी पहुंचा, मान लो यहां पहुंचा, तो ये वाला जो कोण है ये बीटा है, और जब फेंका था तो ये कोण अल्फा है। तो क्षैतिज घटक पूछ रहा है कि बताओ क्षैतिज घटक क्या है। जब फेंका था वो कोण अल्फा है, टी समय बाद कोण बीटा है, ये दोनों बता दिए, और क्षैतिज घटक पूछ रहा है, और क्षैतिज घटक हमेशा एक जैसा रहता है। थीटा था कोण, टी समय बाद कोण, और टी समय बाद कोण हमें बीटा दिया हुआ है, तो थीटा की जगह बीटा रख दिया। टी समय पश्चात, टी सेकंड बाद क्षैतिज से बनने वाला कोण बीटा है, तो थीटा की जगह बीटा गया। ये तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में मान रखना है, ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में मान रखा, थीटा की जगह बीटा आ गया, अल्फा की जगह अल्फा दिया हुआ है, टी की जगह टी दिया हुआ है, बस तो मान रख दिया, वज्र गुणा किया, यू कॉस अल्फा निकाल लिया। यू कॉस अल्फा क्यों निकाला? क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है क्षैतिज घटक, और क्षैतिज घटक यू कॉस अल्फा है, तो वो क्षैतिज घटक आ गया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 79, यदि उड़यन काल टी है, क्षैतिज परास आर है, तथा अल्फा प्रक्षेप कोण है, तो टेन अल्फा बताइए। टेन अल्फा बताइए, टेन अल्फा कितना होगा? ये तो शायद किया हुआ है ना हमने, है ना? चलो दोबारा ट्राई कर लेते हैं। अल्फा प्रक्षेप कोण दिया हुआ है, तो आपका आर तो होता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटा जी, और टी होता है उड़यन काल 2u साइन अल्फा बटा जी। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 2 में, समीकरण 2 का वर्ग में 1 का भाग दे दो, समीकरण 2 के वर्ग में समीकरण 1 का भाग, जैसे भाग दोगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बटा आर बराबर 4u साइन अल्फा बटा जी का स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटे जी। तो ये हो गया, ये 2 था यहाँ पे, तो जगह 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटा जी स्क्वायर, नीचे यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटा जी, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, जी से एक जी कट गया, ये हो गया आपका 4 ऊपर साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे एक जी आ जाएगा, और साइन 2 अल्फा हो जाएगा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, 4 से 2 कट गया, ये आ गया 2 बटा जी टेन अल्फा, 2 बटा जी टेन अल्फा, जी 2 बटा जी को इधर भेज दो, तो ये हो गया हमारा टेन अल्फा बराबर जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर बटा आर, 2r, जी टी स्क्वायर बटा 2r, तो ये बी आपका आंसर हो गया, टेन अल्फा। ठीक है, अगला सवाल।
ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सवाल है, छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। प्रक्षेप्य का अधिकतम ऊंचाई पर वेग, जब प्रक्षेप्य गति कर रहा हो तो जो अधिकतम ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग है वो प्रारंभिक वेग का आधा है, प्रारंभिक वेग का आधा है। तो बताओ क्षैतिज परास क्या है, क्षैतिज धरातल पर परास क्या है, मतलब आर कितनी है, आर बताना, दिमाग लगाओ क्या क्वेश्चन है ये, क्या पूछ रहा है। प्रक्षेप की जो अधिकतम ऊंचाई है वहां पर वेग बताया गया कि वहां पे जो वेग है वो प्रारंभिक वेग का आधा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी वेग शुरुआत में था इसका वो u मान लिया, है ना। अब जब वो क्षेत्र यहाँ पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे उसका वेग आधा हो जाता है, जबकि हमें पता है कि जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ऊर्ध्वाधर घटक तो जीरो हो चुका होगा, जो ऊर्ध्वाधर घटक है वी वाई वो जीरो हो चुका होगा, क्षैतिज घटक ही बचेगा, केवल सिर्फ क्षैतिज घटक ही बचेगा। और यानी इसका मतलब है कि जो क्षैतिज घटक है वो प्रारंभिक वेग का आधा है, यानी वी एक्स बराबर है u/2। क्योंकि जब अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचेगा, जब कण अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचेगा उस समय तक तो ऊर्ध्वाधर घटक तो जीरो हो चुका होगा, अधिकतम ऊंचाई पे ऊर्ध्वाधर घटक जीरो हो चुका होगा, तो जो बचेगा वो क्षैतिज घटक होगा। इसका मतलब क्षैतिज घटक जो है वो आपके प्रारंभिक वेग का आधा है। और क्षैतिज घटक तो हमेशा एक जैसा रहता है, वो चाहे यहां से ले लो, चाहे यहां से, चाहे यहां से, कहीं से भी ले लो, वो तो हमेशा एक जैसा रहता है। तो वो होता है हमेशा u cos अल्फा, u cos अल्फा बराबर u/2, u से u कट गया, cos अल्फा बराबर 1/2, और cos अल्फा बराबर 1/2 तो अल्फा बराबर हो गया 60 डिग्री, ये कोण का मान आ गया। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन था, तो अल्फा का मान आ गया 60 डिग्री। अब आर निकाल लो, आर बराबर होता है u² sin 2 अल्फा बटे जी। u का मान u ही है, साइन अल्फा का मान 60 है, साइन 120 का मान हो गया √3/2। √3u² 2g। ठीक है, ये शायद कर चुके हैं, ये रिपीट आने लग गए। 81 और 82 ये 196 पे फेंका गया, ये हमने किया था। नहीं दिखा, चलो कोई ना। एक मनुष्य एक पत्थर को 196 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है, मतलब ये इसके लिए अधिकतम है, यानी अधिकतम क्षैतिज परास है, अधिकतम क्षैतिज परास है, इतना फेंक सकता है, यानी ये इसके लिए मैक्सिमम है, इतनी दूर तक फेंक सकता है। और अधिकतम परास तभी होती है जब 45 डिग्री होता है ना। तो कोण भी मिल गया और आर का मान भी मिल गया।
है ना, दोनों मिल गया आपको। 82 वाला रिपीट है, 81 वाला तो वैसे ही है ना, ठीक है। तो ये है, बंदा कह रहा है 196 मीटर तक फेंक सकता है, यानी बंदा अगर फेंकना, जो मनुष्य है वो फेंक रहा है, तो वो 196 मीटर तक फेंक सकता है। तो ये इसकी क्षैतिज प्रास हो गई, 45 डिग्री का कोण हो गया। तो आर बराबर, फॉर्मूला होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटे जी। अल्फा का मान 45, आर का मान 196। तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन 90 का मान 1 जी। ठीक है, जी को इधर ले आओ, लाओ तो लाओ, नहीं पड़ा रहने दो, भाग दे के काम चला लेंगे। ये यू स्क्वायर बटा जी, इक्वेशन नंबर 1। क्या पूछा है, अधिकतम ऊंचाई निकालो। ऊंचाई h बराबर होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटा 2g। अल्फा का मान 45, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 का मान 1/√2, उसका स्क्वायर बटा 2g। h बराबर यू स्क्वायर गुणा 1/2 बटा 2g। तो ये हो गया आपका यू स्क्वायर बटा 4g। यू स्क्वायर बटा जी का मान 196 है, 196 बटा 4, जो कि हो गया आपका 49। तो h का मान आ गया 49। तो इनमें से तो कोई दिख नहीं रहा, 0.3। अच्छा 49 है ना, ये रहा। एक चीज और पूछी है, प्रक्षेप वेग और पूछा है, u का मान और पूछा है, तो u यहां से निकल जाएगा, u बराबर √196g। 196 का 14 हो गया, तो 14 √g। और ये वाला आंसर है, सी जो है वो आंसर हो गया, 14 √g और 49 मीटर। तो सी आंसर हो जाएगा। और ये जैसा कह रहे हो कि रिपीट है, ये रिपीट है, रिपीट क्वेश्चन नंबर 67। 67 वाला जो क्वेश्चन है वही रिपीट है। ये पेपर में यही क्वेश्चन आए हुए हैं, यही बार बार घूम फिर के आ रहे हैं, यही कभी, है ना। तो नए क्वेश्चनों की कमी है इनमें, ये भी शायद वही है, रिपीटेशन ही है, ये भी रिपीटेशन है। चलो कर लो फटाफट, जैसे भी हैं, एक बार पुनः कर लो। यदि एक प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई परास की चौथाई है, महत्तम ऊंचाई जो है h, वो परास की चौथाई है, मतलब r/4 है। तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटा 2g 1/4 यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटा जी। ये जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, ये हो गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। दो से ये 2 कैंसिल, साइन से 1 साइन कैंसिल, इधर बचा साइन उधर बचा कॉस, तो साइन बटा कॉस हो गया tan अल्फा, और tan अल्फा इधर सब कुछ कट चुका है, तो tan अल्फा बराबर 1 और अल्फा बराबर 45 डिग्री। अल्फा 45 है। क्वेश्चन नंबर 84। एक तोप से एक गोला क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंका जाता है। क्षैतिज प्रास इतनी हो तो गोले द्वारा महत्तम ऊंचाई कितनी होगी। 45 डिग्री का कोण है और क्षैतिज प्रास जो है वो 39.2 है। 84 वाले में अल्फा बराबर 45 और क्षैतिज प्रास आर बराबर 39.2 और
महत्तम ऊंचाई h निकालो। अभी 45 डिग्री वाला ये रहा, ये 45 डिग्री वाला ही है, तो ये रिलेशन काम कर जाएगा, उसको सीधा ही ले लो। जब कोण 45 डिग्री होता है तो h बराबर r/4 होता है, h बराबर r/4 होता है। तो r का मान है 39.2 बटा 4, 9 चौक 36, 32, 9.8, ये आंसर हो गया। ऊपर वाले को ही हमने एज ए सूत्र बना लिया, ऊपर वाले को ही हमने सूत्र बना लिया कि भाई ये है, ये खुद ही कह रहा है 45 डिग्री का कोण होता है। जब 45 डिग्री का कोण होता है उस समय h और r में ये संबंध होता है कि h बराबर होता है r/4। जब 45 डिग्री का कोण होता है तो क्षैतिज परास जो है वो ऊंचाई की 4 गुना होती है, महत्तम ऊंचाई की 4 गुना होती है। तो उसे सीधा मान रखा, आंसर आ गया, सवाल में से सवाल निकाल लिया। अगला, एक कण को ऐसे कोण पे फेंका जाता है कि इसकी क्षैतिज परास की महत्तम ऊंचाई की 3 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए। वैसे ये भी रिपीट है, तो बताओ प्रक्षेप कोण कितना होगा, अल्फा कितना होगा, अल्फा कितना होगा। आगे की आर जो है, एच जो है वो आर का तिहाई है, या आर जो है वो 3 गुना है महत्तम ऊंचाई का, आर ऊंचाई का 3 गुना है। बात तो एक ही है, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटे जी बराबर 3 u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटा 2g, और ये g से g कट गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा बराबर 3 साइन स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा कॉमन निकाल लो या काट दो, काट के पीछे छुटा लो, और आपका टेन अल्फा आ जाएगा 2/3। एक 2 छूट गया ये वाला, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4/3। अल्फा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स 4/3, टेन इनवर्स 4/3, सी आंसर आ गया। ये भी रिपीट है, ये वाला था जो धम से गिरा था, ये रहा, ये था जो धुम से गिरा था। क्वेश्चन नंबर 72, प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई h है, लगा समय t है, तो t स्क्वायर किसके बराबर है, t स्क्वायर किसके बराबर है। टी स्क्वायर किसके बराबर है, तो h बराबर हो गया आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटा 2g, और t बराबर हो गया 2u साइन अल्फा बटा g। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 2 के वर्ग में 1 का भाग दे दो, समीकरण 2 का वर्ग भाग समीकरण 1, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बट्टे
h बराबर 4u² sin स्क्वायर अल्फा बटा g स्क्वायर बटे u² sin स्क्वायर अल्फा बटा 2g। sin स्क्वायर u² से u² g से 1g कट गया और ऊपर हो गया 4 दूनी 8, नीचे आ गया g। और किसका मान निकालना है? t का मान निकालना है, t² का मान निकालना है। तो t² बराबर हो जाएगा, कुछ कम ज्यादा काट दिया क्या मैंने? अच्छा ये 2, ठीक है, सही काटा है, कुछ ज्यादा काट दिया। अच्छा समय, वो सुबह वाली दिक्कत रहेगी, यहां तक लगा समय, सुबह भी समय पूरा ले लिया था, आज भी समय पूरा ले लिया, यानी गलतियां बार बार होती है। सुबह भी मैंने समय पूरा लिया था, अभी भी पूरा ले रहा हूं, जबकि लिखा पड़ा है लगा समय, और लगा समय आधा होगा, ये हो जाएगा 2h बटा g। तब तो सवाल बढ़िया है ये, 2 बार सेम गलती करा दी। क्वेश्चन ने कहा है लगा समय, तो ऊंचाई तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो आधा होगा। हाँ रिपीट है ये। चलो इसी के साथ फाइनली डन, कंप्लीट। और ये सेकंड ग्रेड में जो है ना सिलेबस, उसकी डायनेमिक्स है। ये फर्स्ट ग्रेड वाले में और टॉपिक है, थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, वो बाद में कवर करेंगे। अभी जो सिर्फ सेकंड ग्रेड में डायनेमिक्स है उसको कवर किया, उसके जो टॉपिक हैं वो पूरे हुए हैं। सेकंड ग्रेड में पूरा डन, डायनेमिक्स पूरी हो गई है। फर्स्ट ग्रेड के कुछ टॉपिक है जो अलग है, वो फिर बाद में करेंगे, ठीक है ना। और कल जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हो गया अनंत स्पर्शियां। अभी हम अवकलन और समाकलन के टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो सीनियर है, सीनियर में जैसे ही अवकलन समाकलन आ जाएगा तो फिर उसके पैरेलल में वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो अवकलन समाकलन के, जैसे बीटा गामा है, जैसे आंशिक अवकलन है, उनको फिर उसके साथ में रख के स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलो कल सुबह स्टार्ट करेंगे अनंत स्पर्शियां। अनंत स्पर्शियां अगला टॉपिक होगा, अनंत स्पर्शियां, ठीक है। देखो रियल एनालिसिस एक टॉपिक का नाम नहीं है, ऐसे ना बोलो रियल एनालिसिस, ऐसे आप कह दो सर गणित कब पढ़ाओगे, तो गणित सबका शामिल जो है ना समावेश, उसका नाम है गणित। रियल एनालिसिस पता है कितना होता है? रियल एनालिसिस में सब आता है, जहां पे भी रियल नंबर यूज होता है उसको रियल एनालिसिस कहते हैं। अब बोलो, डेफिनेशन जानते हैं रियल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? रियल एनालिसिस का मतलब होता है जहां तक रियल नंबर जाता है, जहां जहां रियल नंबर यूज होता है उसको रियल एनालिसिस कहते हैं। अब बताओ, वो तो सब कुछ रियल एनालिसिस हो गया। तो इसलिए रियल एनालिसिस इतने बड़े बड़े शब्द ना यूज करके अपने छोटे टॉपिक वाइज बात बोलो, सीक्वेंस सीरीज बोलो, ठीक है ना, ऐसे टॉपिक वाइज बोलो तो वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा सही है। बजाय बड़े शब्दों को, जैसे कैलकुलस, कोई मतलब नहीं रखता, कैलकुलस में बहुत कुछ आता है ना, अलजेब्रा, अलजेब्रा में बहुत कुछ आता है। तो इतने बड़े शब्द ना इस्तेमाल करके सिर्फ टॉपिक का नाम बोलो, ये टॉपिक, ये टॉपिक, वो ज्यादा बेहतर है। और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना कि पूरी ब्रांच पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे अभी अनंत स्पर्शी पढ़ेंगे, अनंत स्पर्शी के बाद में आगे बढ़ेंगे तो आंशिक अवकलन पढ़ेंगे, तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्योंकि रियल एनालिसिस तो जैसे मैंने कहा पूरा ही भरा पड़ा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सब आ जाता है, कॉम्प्लेक्स वाला पूरा उसमें आ जाता है, जितना भी कॉम्प्लेक्स, जहां भी सी पढ़ते हो वो सब कुछ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आ जाता है, जहां भी आर पढ़ते हो वो सब रियल एनालिसिस में आ जाता है, जहां भी अवकलन की चर्चा होती है, अवकलन की, जहां लिमिट की, कंटिन्यूटी की, समाकलन की, जहां भी चर्चा होती है वो कैलकुलस बन जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये बड़े शब्द है। चलो फिलहाल अनंत स्पर्शी करेंगे, अब कल सुबह अनंत स्पर्शी एसएम पटोर्स, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मिलते हैं।